हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है। और हर बार क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, आज भी वही करने वाले हैं। तो आपको आपके रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप ना करें। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा, देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड कैसे होते हैं? कोई क्वेश्चन टिक करना, पहले आपको कोई भी आंसर चूज करना बहुत जरूरी है, फिर ही आगे बढ़े। पॉज कर लीजिए वीडियो को और कोई एक आंसर को टिक कर लीजिए। चलो, करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते। बाय इलेक्टेड मेंबर बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, बाय सिटीजन, लोग डायरेक्ट वोट करेंगे। बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा के डायरेक्ट तो वोटिंग होता नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर वो राज्यसभा बनाते नहीं है, स्टेट के गवर्नर भी राज्यसभा बनाते नहीं है। तो इलेक्टेड मेंबर याद रखना दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर फॉर राज्यसभा। डन, ओके। तो चलो, राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एकदम आराम से राज्यसभा की सारी बातें कवर करेंगे। पहली बात, राज्यसभा के अभी टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 250, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितनी लिखी हुई है स्ट्रेंथ? 250। देन ओके, अब एक और बात, नेक्स्ट, अभी टोटल मेंबर है कितने? ये तो स्ट्रेंथ होगी, टोटल लिमिट कैपेसिटी अभी टोटल है कितने? 245 मेंबर अभी प्रेजेंट में है राज्यसभा में। अब इसमें से स्टेट में से कितने मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते आते, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते आते, और यूनियन टेरिटरी में से कितने लोग इलेक्ट होके आते हैं इनडायरेक्टली, और यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? ओके, तो पहली बात, स्टेट से कितने मेंबर इलेक्ट होके आते हैं इनडायरेक्टली? 233, और यूनियन टेरिटरी से 4, और नॉमिनेटेड मेंबर है ये 229, याद रखना दोस्तों, 229। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर 12। अब 229 प्लस 4, 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर, 245 मेंबर टोटल, ये अभी राज्यसभा में। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट, राज्यसभा के मेंबर किसी भी इंसान को बनना है तो कम से कम एज क्या होनी चाहिए? 30 साल की एज होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? और ये जितने भी मेंबर हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, कैसे उसका इलेक्शन होता है? इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote, by means of single transferable वोट। अब इतना बड़ा मैंने वोटिंग सिस्टम के बारे में लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीधा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कोई एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से किसी 3 को मॉनिटर बनाना है। जैसे एक को बनाना है क्लास मॉनिटर, एक को बनाना है होमवर्क मॉनिटर, एक को बनाना है यूनिफॉर्म मॉनिटर। 3 मेंबर टोटल चूज करने। डन। अब यहाँ पे उसके लिए हम नाम ले लेते हैं। एक स्टूडेंट का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। टोटल कितने इलेक्शन के लिए मेंबर खड़े हुए हैं? 5 मेंबर मान लीजिए। अब 20 मेंबर में
अब यहाँ पे आपको वोटिंग करना कैसे, आपको ये दिखना है कि ये जो लोग मेंबर खड़े हुए हैं उसमें यूनिफॉर्म मॉनिटर बनने के लिए कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा आपको पहली प्रायोरिटी में लगता है, कौन सा कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट को जिताना है। तो आप ये 3 मॉनिटर पकड़ लीजिए आप, कि 3 मॉनिटर आपको बनाने, तो इसमें से ये ए मॉनिटर, ये बी मॉनिटर और ये सी मॉनिटर। डन। चलो एक काम करो, इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉनिटर ही रखो, चलो 3 मॉनिटर बनाने हैं। डन। 3 मॉनिटर को, ये आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें, इसको निकाल दीजिए, यूनिफॉर्म मॉनिटर, होमवर्क मॉनिटर, इसको निकाल दीजिए। इजी तरीका बता, 3 मॉनिटर टोटल लिख करना है, और वो 3 मॉनिटर बनने के लिए 5 लोग इलेक्शन में खड़े हुए। डन। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं वोट देने गया और मुझे लगता है कि ये 5 में से मैं सबसे प्रीफर करता हूँ ए को मॉनिटर बनने के लिए, मुझे मेरी पहली प्रायोरिटी है ए। फिर मान लीजिए कोई कोई दूसरा इंसान गया मेरी जगह पे, कोई दूसरा मेरा दोस्त गया, उसको लगता है कि मॉनिटर बनने के लिए जो इंसान कैपेबल है ना वो सी है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी सी है। और कोई तीसरा इंसान गया, मान लीजिए आप में से कोई गया, तो वो जाएगा वोट करेगा कि मैं, मुझे सबसे पहले अगर मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रखूंगा ई को। देन तो ऐसे मान लीजिए कि 8 लोग हैं जिसने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस माना अपना, कि भाई मुझे लगता है ये सही है, उसको वोट मिलना चाहिए। फिर मान लीजिए कि दूसरा आया, उसने ये बी, दूसरे 5 लोग हैं जिसको ऐसा लगता है कि दूसरे 5 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये मॉनिटर बनना चाहिए, 5 लोगों को ऐसा लग रहा है कि बी मॉनिटर बनना चाहिए, और मान लीजिए कि 4 लोगों को ऐसा लग रहा है कि सी मॉनिटर बनना चाहिए, और 2 लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डी मॉनिटर बनना चाहिए, और एक इंसान ऐसा है जिसने अपनी पहली प्रायोरिटी ई को दी है। डन। कितने टोटल हो गए, 13 और 17 और 20 हो गए। चलो अब यहाँ पे होगा क्या कि कोटा है, कोटा कैसे सेट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ द वाटर, टोटल नंबर ऑफ वाटर प्लस टोटल सीट +1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे टोटल वाटर कितने हैं 20, और सीट कितनी है टोटल 3, एक ये मॉनिटर, दूसरा ये मॉनिटर, ये तीसरा, टोटल सीट कितनी है 3, और +1 तो यहाँ पे 24 +1, तो यहाँ पे 5 + 1 = 6। तो हमें ये कोटा है हमारा, ये किसी ये जो है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके लिए कोटा है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से वोट डिसाइड होता है, फिर कोई भी कैंडिडेट जीत के जाता है। अब देखिए यहाँ पे 8 स्टूडेंट है, उसने ए को पहली प्रायोरिटी में रखा कि भाई मुझे ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट लगता है जो मॉनिटर बनने के लायक है, तो 8 लोगों ने पहली प्रायोरिटी किसको दी, ए को दी। तो यहाँ पे ए तो जीत गया इलेक्शन, क्योंकि वोट कोटा के हिसाब से यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया टोटल वाटर, तो और उसके हिसाब से चाहिए कितने टोटल 6 चाहिए, लेकिन ए को कितने मिल गए, उसको तो 8 मिल गए, तो यहाँ ये तो जीत गया, वॉन द इलेक्शन। डन। अब 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, टोटल चाहिए तो इसको 6, लेकिन टोटल आए कितने वोट है 8। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, कौन सी सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे एक यहाँ पे इसको एक वोट दे देंगे, बी को एक देंगे, इसमें 2 में से जो ये ए के पास जो 8 में से 8 थे ए के पास, उसमें से जो ये 2 वोट है उसमें से एक दे देंगे बी को, तो बी +1 क्या हो जाएंगे 6, और हमारे कोटा के हिसाब से कितने वोट चाहिए 6, तो यहाँ पे बी भी जीत गया। डन। अभी आपने 8 जो ए के जो 8 वोट थे, तो उसमें से 6 ए को दिए तो वो जीत गया, और एक आपने बी को दे दिया, एक अभी भी बचाओ, तो एक को आपने मान लीजिए कि सी को दे दिया 1, तो यहाँ पे कितने हुए 5 हुए, लेकिन सी अब भी जीत नहीं रहा, टोटल कोटा के हिसाब से कितने वोट चाहिए 6। तो अब यहाँ पे आपको लगने वाला कि एक तो एलिमिनेट होगा, इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी इलेक्शन जीतने की, और टोटल चाहिए तो ये 3 मेंबर 3 मॉनिटर, और यहाँ पे ये फिफ्थ में भी नहीं है इसकी कि वो कोई पॉसिबिलिटी जीत पाए, तो इसका वोट उठाकर ट्रांसफर कर दें कहाँ पे सी पे, तो सी के पास एक ए से लिया, और एक खुद के 4, एक ए से लिया, और अभी एक ई से लिया, तो हो गए टोटल 6।
तो पहला कैंडिडेट ए जीता, दूसरा कैंडिडेट बी जीता और तीसरा कैंडिडेट सी जीता। इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम है ये वोटिंग करने की। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया? हाँ। अब ये पूरा इलेक्शन होता कैसे है, मतलब ये मैंने बता दिया आपको। अब ये टोटल सीट कितनी है, जैसे यूपी में 31 है राज्यसभा की सीटें, और त्रिपुरा में अगर मैं बताऊं आपको तो त्रिपुरा में सिर्फ 1 है, गुजरात में 11 है। ऐसा क्यों? जैसे अमेरिका का जो है ये सेनेट, उसमें टोटल 50 सीटें, ये सॉरी 100 सीटें, और हर एक स्टेट से दो दो सीटें, दो दो मेंबर सेनेट में इलेक्ट होके जाते हैं, मतलब सबको इक्वली सीट बटी हुई। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एवरी स्टेट गॉट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, इक्वल सीट कह सकते। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 31 सीट उसके पॉपुलेशन के हिसाब से लोग वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डन, ओके चलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपको, मुझे याद आ रहा है कि ये जो भी मेंबर अभी यहाँ पे, जितने भी मेंबर जाएंगे यहाँ पे, तो वो मेंबर टाइम ड्यूरेशन क्या होगा उसका, 6 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा। 6 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें लिखा हुआ है 1951 में कि जो राज्यसभा का मेंबर हो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 6 साल का होगा। डन। और दूसरी बात है, ये सारी बातें आगे, अब रिटायर्ड कब होते हैं सारे मेंबर, तो रिटायर्ड होते हैं ये उससे पहले भी रिटायरमेंट में तो बाद में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नॉमिनेटेड मेंबर लिखा हुआ है, तो पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेना जरूरी, बाद में वो एंड की बात है तो वहाँ पे एंड में देखेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर जो एक लिटरेचर में जो रिनाउंड पर्सन है, आर्ट्स में जो रिनाउंड पर्सन है, साइंस में जिसने बहुत अच्छा काम किया है, सोशल सर्विस में जिसने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे 4 क्राइटेरिया हैं जिसमें से नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे प्रेसिडेंट ऐसे 12 मेंबर को चूज करता है, नॉमिनेट करता है। ऐसा क्यों करवाया जाता है कि बहुत एक्सपर्ट लोग जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्शन नहीं जीतने की वजह से नहीं आ पा रहे, और जिसमें इलेक्शन पार्लियामेंट में आएंगे तो बहुत देश को बहुत फायदा होगा। तो ऐसी चीजें सोचकर पार्लियामेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने एक ऑप्शन रखा था। अब ये यूनियन टेरिटरी में कैसे इलेक्शन होता है, यूनियन टेरिटरी अपनी एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है वहाँ की, मतलब ग्रुप जो मेंबर को डिसाइड करता है कौन से मेंबर को इनडायरेक्टली ये वोटिंग कर होती है वहाँ पे। डन, ओके चलो। अब यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि ये रिटायर्ड, अब रिटायरमेंट की बात कर ले कि ये लोग रिटायर्ड कैसे होते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए मैं इसको क्लियर कर देता, पीछे चले जाते, चलो यही लिख देता। रिटायरमेंट के लिए तो राज्यसभा का मेंबर जो है वो आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद वन थर्ड मेंबर रिटायर्ड होंगे। मतलब राज्यसभा में 245 सीट है, तो इसका 1/3 लिया जाए तो 82 के अराउंड आएगा। तो हर 2 साल के बाद 82 मेंबर रिटायर्ड होंगे। तो अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ये पार्लियामेंट, ये जो राज्यसभा शुरू हुई थी और उसमें जितने भी मेंबर इलेक्ट होके गए 1952, मान लीजिए कि इसमें 545 मेंबर इलेक्ट होके गए, तो उन सब लोगों का टाइम ड्यूरेशन, राइट, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के हिसाब से 6 साल में खत्म होता है। तो 1952 में जो लोग गए उसका रिप्रेजेंटेशन 1950, उसके मतलब इट सीज टू ऑपरेट एज अ मेंबर ऑफ द लोक राज्यसभा इन 1958, कि मतलब अगर 6 साल का टाइम ड्यूरेशन है तो ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन और अपनी लोकसभा से वो कब टाइम ड्यूरेशन खत्म होगा, 1958 में खत्म होगा। डन। तो ये तो सारे मेंबर एक साथ रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर एक साथ नहीं होंगे तो सारे लोगों का टाइम ड्यूरेशन तो ये एक साथ ही खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो इलेक्शन है वो 6 महीने तक उससे रहते हैं, तो 6 साल तक रहते हैं, तो सारे लोगों का 6 साल तो एक ही साथ में खत्म होगा।
क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। अब उसमें क्या क्या देखो दोस्तों, 1952 में 1/3 मेंबर, 1944, 1946 और 1954, 1956, 1958। अब इसमें क्या क्या तो लॉटरी वाली सिस्टम यूज की दोस्तों। लॉटरी वाली सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लॉटरी वाली सिस्टम, जैसे यहाँ पे लॉटरी में नाम लिखे गए कि भाई जिसके जिसके नाम आएंगे, तो कब कब की बात कर रहा हूँ, 1952 की बात कि जिसके जिसके नाम आएंगे उसको 2 साल के बाद ही रिटायर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सिस्टम बनाने, कौन सी सिस्टम के राज्यसभा का मेंबर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अगर आपको ये सिस्टम नहीं फॉलो, कौन सी सिस्टम जो अभी मैं आगे बता रहा हूँ वो नहीं फॉलो की, तो ये हो ही नहीं पाएगा। सब एक साथ ही रिटायर्ड होंगे, क्योंकि सबका सब एक साथ तो इलेक्ट हुए, तो सबका टाइम ड्यूरेशन एक साथ ही खत्म होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, एक एक लॉटरी निकाली जिसमें नाम लिखे थे 82 मेंबर के। जो 82 मेंबर कब इलेक्ट होके आए थे, 1952 में इलेक्ट होके आए थे। लेकिन अगर उसमें लॉटरी में उसका नाम आ गया, अगर लॉटरी में उसका नाम आ गया तो उसको सिर्फ 2 साल में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले 2 साल खत्म होने के बाद 82 मेंबर रिटायर्ड हुए, तो 1952 में टोटल कितने मेंबर थे, 245। और लॉटरी निकाली फर्जियात, तो 2 साल खत्म हो रहे कब, 1952 के बाद 1954 में। और लॉटरी निकाली तो उसमें 1/3 मेंबर का नाम लिखा, मतलब 82 मेंबर का नाम लिखा, तो 82 मेंबर यहाँ से क्या हुए, रिटायर्ड होना पड़ा कंपलसरी, 2 साल ही खत्म हुए थे तब भी। तो फिर से कितने मेंबर आएंगे, फिर 82 मेंबर यहाँ पे आएंगे, जितने थे उतने हो गए। फिर से यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, चलो यहाँ तो थे ही। फिर से लॉटरी निकाली 2 साल के बाद, और इसमें भी 82 लोगों का नाम, इसके इन लोगों का जो फिर से उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे जो रिटायरमेंट होने के बाद जो नए मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हो गए, उसके बाद नहीं करो, जो बचे हुए मेंबर है उसके लिए फिर से लॉटरी में उसका नाम आएगा। अगर फिर से, तो यहाँ पे 1952 में जो इलेक्ट हुए उसके 4 साल बाद ही, एक्चुअल में टाइम ड्यूरेशन क्या है 6 साल, लेकिन पहले 2 साल में 82 में मेंबर को रिटायर किया। अब बाद के 4 साल, जिसके 4 साल हो गए उसके उसको भी ऐसे 82 मेंबर को जो लॉटरी में जिसका नाम आ गया उसको रिटायर किया, डन। फिर से इसको 82 इलेक्ट हो गया आगे। यहाँ पे देखिए, अब इसके हिसाब से जो यहाँ पे हमने रूल बताया मैंने, देखिए पहली बात, एवरी मेंबर जो राज्यसभा के उसके टाइम ड्यूरेशन क्या होगा टोटल, 6 ईयर, यस और नो, हाँ 6 ईयर होगा। अब देखिए दोनों बातें अभी फुलफिल हो जाती है, एक मेंबर का टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर होगा होगा और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे होंगे। अब देखिए 1952 में जो मेंबर इलेक्ट होके आया था उसके 6 साल कब खत्म होते हैं, 1952 में हुए, तो मेंबर 6 साल में रिटायर्ड हुआ, सही बात है, हाँ हो गया। चलो अब दूसरी बात कि यहाँ पे 1/3 मेंबर, यहाँ यहाँ पे लॉटरी करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्यों जरूरत नहीं लॉटरी की, लॉटरी लॉटरी की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो लोग की ऑलरेडी जगह खाली है, दो लोगों की ऑलरेडी जगह खाली है। और अब यहाँ पे 1/3 मेंबर मतलब 82 मेंबर रिटायर्ड होंगे राज्यसभा से, क्योंकि 82 मेंबर यहाँ पे 2 साल के बाद रिटायर्ड होने वाले थे। और जिसका यहाँ पे फर्स्ट 1952 में जो इलेक्ट होकर आए उसका 6 ईयर का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है 1952 में। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग हैं, तो यहाँ पे जो जीत के आएंगे उसका टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी खत्म हो रहा है, तो ऐसे 1/3 मेंबर होंगे जो रिटायर होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आएगा, द इलेक्टेड मेंबर
ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आपको समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को? ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नीचे में से कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती राज्यसभा का मेंबर बनना है? तो पहला, द कैंडिडेट मस्ट रिसाइड इन द स्टेट दे प्रेजेंट, कि जो कैंडिडेट जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वहीं रहता होना चाहिए, पहली बात, ये जरूरी नहीं है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। दूसरी बात, कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर ओल्ड, तो मतलब 30 साल का भी होना जरूरी नहीं है, कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर, तो कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है ये नीचे दिए में से? कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री, तो इसमें से कौन सी जरूरी नहीं है? तो ये लास्ट वाला जो है ना वो जरूरी नहीं है, कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड ग्रेजुएट डिग्री, ये जरूरी है कि स्टेट जहाँ पे इंसान जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो यहाँ पे रहता होना चाहिए, 30 साल की एज चाहिए, और ये लोकसभा के लिए तो हमें सिर्फ 25 ईयर चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए हमें 30 ईयर की एज चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बहुत कंपलसरी बात है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये राज्यसभा के क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन, अब पहली बात, फर्स्ट राज्यसभा के क्वालिफिकेशन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया पहली बहुत कॉमन बात है। दूसरी बात होनी चाहिए कि ये 25 ईयर ऑफ एज, इतनी एज होनी चाहिए, सॉरी राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। थर्ड, ये जहाँ स्टेट में रह, जहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस स्टेट को, जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे रहते होने चाहिए। और लोकसभा के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लोकसभा के लिए क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोकसभा के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे वो रहते होने चाहिए। डन। अब डिस्क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों कि राज्यसभा में से कौन सी कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ये देख लीजिए। अब अगर पर्सन, पहली बात, पर्सन अनसाउंड है, पागल हो गया इंसान, मेंटली अनस्टेबल है ऐसा इंसान, अगर इंसॉल्वेंट है, मतलब बैंक का पैसा लिया, लोन लिया और फिर उसको वापस रिपे नहीं कर पाया, अगर ऐसी कंडीशन है तब भी जो है वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो कैपेबल नहीं है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ये लोकसभा के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, हाँ इंसॉल्वेंट अगर पर्सन हो जाता है। अब मैं ये थोड़ा अलग, इसके लिए जो एक्ट है एक स्पेशल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये जो एक्ट है उसमें कुछ क्राइटेरिया दिए हुए डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे पहला मैं बताऊं, अगर इंसान जो है इलेक्शन के दरमियान कोई करप्शन किया, इलेक्शन के टाइम पे कोई करप्शन किया तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट उसके सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, उसके सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन को पनिशमेंट मिल गई है और वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड का मतलब सारा मैटर जज ने सुन लिया है, सब हो गया और जज ने पनिशमेंट भी दे दी, और वैसी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा तक की पनिशमेंट है, और वो भी क्रिमिनल केस में जो 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है, तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रह सकता, लोकसभा का भी मेंबर नहीं रह सकता। यहाँ तक क्लियर। थर्ड, अगर मैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये है कि अगर वो ये जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान जितना भी उसने एक्सपेंसेस थे उसके, उसको अगर नहीं बताया, उसको लॉज नहीं किया, और वो
इफ द पर्सन फेल टू लॉट द एक्सपेंसेस, अगर उसने वो फेल हो गया, अपना कितना खर्चा वो बता नहीं पाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तब भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फोर्थ, अगर मुझे याद आ रहा है, अगर वो पर्सन कहीं पर भी इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट वर्क में और गवर्नमेंट सर्विस में। फिफ्थ अगर पॉइंट में याद कर पा रहा हूं तो वो ऐसी कोई भी कॉरपोरेट में किसी भी पोजीशन जैसे एमडी और एनी अदर प्रॉफिट ऑफिस, जहां पे वो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वहां से वो काम नहीं कर सकता, वहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपना प्रॉफिट जहां पे हो रहा है, और वो एज ए एमपी वो अगर उस जगह को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा शेयर है, और ऐसी कंपनी या तो ऐसी कोई प्राइवेट जगह पे वो काम नहीं कर सकता इंसान जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25 से ज़्यादा परसेंट शेयर है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकता है एमपी का, और ऐसी कोई भी जगह पे, मतलब ये प्राइवेट जगह और कोई जगह पे काम नहीं करेगा। और करप्शन के केस चार्जेस लगे हुए हैं, करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में भी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी, कन्विक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्विक्शन के बिना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 भी ये कहता है कि अगर कन्विक्शन नहीं है तो फिर इंसान जो है वो निर्दोषी माना जाता है उसको। एक और मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे केस में वो जेल में चला गया है कि जैसे प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू रिलीजन और टू ग्रुप ऑफ द पीपल, मतलब ऐसा कुछ कर रहा है कि दो रिलीजन आपस में लड़ना शुरू कर दिए, ग्रुप ऑफ द पीपल सोसाइटी के लोग आपस में, मतलब समाज के लोग दो धड़ों में बढ़ गए और फिर आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई अगर इंसिडेंस कोई इंसान करता है तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका हो सकता है। अगर एक और मुझे बात याद आ रही है, तो अगर वो ऐसे कोई केस में आ गया, जैसे मैं आपको बताऊं कि सती सिस्टम जैसा कोई, जो बहुत साल पहले, ये 1829 में ही विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की हेल्प से ये जो किया था, और वो बहुत साल पहले जिसको एकदम, सॉरी दोस्तों, जिसको बहुत साल पहले ही जिसको खत्म कर दिया गया है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर ऐसे कोई केस में वो जेल में चला जाता है, या तो ऐसे कोई केस में इन्वॉल्व है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर डावरी के कोई केस में अगर वो जेल में गया है, डाउरी का 1961 में ये लो आया था। अनटचेबिलिटी के केस में आर्टिकल 19 के वायलेशन, आर्टिकल 17 के वायलेशन में अगर इंसान वो उसके ऊपर वो एक्यूज है, तो कन्विक्टेड है, तो वो क्वालिफिक कन्विक्टेड है, मतलब एक्यूज की बात नहीं कर, कन्विक्टेड है ऐसे कोई केस में, अनटचेबिलिटी के केस में, तो वो ये मेंबर नहीं बन सकता फिर। चलो, एक और भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मुझे लो याद आ रहा है, जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में लिखा हुआ है 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है, और उसमें क्या है कि डिफेक्शन का कोई केस, डिफेक्शन अभी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन, वो अगर वॉलेंटरीली किसी भी मेंबर, जहां से वो जिस पार्टी से वो जीत के आया है, उस पार्टी की वो मेंबरशिप छोड़ देता है, अगर अगर वो मेंबर नहीं रहता है, तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वॉलेंटरीली आपने उसकी मेंबरशिप छोड़ दी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसमें से वो जिससे उसको टिकट मिली थी और वो जीत के आया था, है ना, तो वो फिर वो उसको हटा दिया जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन में बता देता हूँ आपको, डिस्क्वालिफिकेशन के इतने सारे वहां पे वो तरीके हैं कि जिससे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
अगर मान लीजिए कि जिस पार्टी से वो मेंबर जीत के आता है, जैसे कोई पर्सन ए पार्टी से जीत के आता है और वोटिंग के टाइम पे उस पार्टी को उस कैंडिडेट की जरूरत है, और उसी टाइम पे वो मेंबर जैसे बी मेंबर है और ए पार्टी है, तो ए पार्टी ने ऑर्डर दिया बी को कि आपको वोट करना है ये इस ये जो बिल है उसके फेवर में। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल है उसके फेवर में आपको वोट करना है जब भी वोट, और ये ए पार्टी के बी मेंबर ने अगर जो है बिल के ऊपर इन फेवर में नहीं उसके अगेंस्ट में अगर वोट कर दिया तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी बात, थर्ड, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई कोई एक्स पार्टी नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो किसी जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जैसे ए पार्टी सी पार्टी डी पार्टी को किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। जब इलेक्शन लड़ा तब इंडिपेंडेंट था, फिर कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया में आता है 10th शेड्यूल। ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट में बनाया गया था दोस्तों। फोर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो नॉमिनेटेड मेंबर, अगर जो जिसको जैसे 12 मैंने बताया था नॉमिनेटेड मेंबर, वैसे नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, क्या मतलब हुआ कि अगर जो 6 साल 6 महीने खत्म हो जाते हैं उसके एज अ नॉमिनेटेड मेंबर, फिर अगर वो कोई पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों कि ये जो 10th शेड्यूल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि आप डिस्क्वालिफिकेशन करें, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। हम इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो उसको बहुत सारे लाखों लोग उसको वोट देकर भेजते हैं। अब अगर ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया तो फिर ये डेमोक्रेसी की एक उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आप कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन सही है कि गलत है फिर ये मामला ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका जुडिशियल रिव्यू जरूर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर का क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? लो ऑप्शन ए है हमारा 5 years, ऑप्शन बी 6 year, और ऑप्शन सी टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, एंड टिल द ऑप्शन डी टिल द प्रेसिडेंट डिसाइड। तो 5 साल तक टाइम ड्यूरेशन होता है, टेन्यूर होता है स्पीकर का, 6 साल तक होता है जब तक लोकसभा डिसोल्यूशन, जब भी लोकसभा डिसोल्यूशन होगी उसके साथ स्पीकर का पोस्ट भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। और टिल द प्रेसिडेंट डिसाइड, जब तक प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते तब तक ये लोकसभा के मेंबर बने रहेंगे, सॉरी स्पीकर बने रहेंगे लोकसभा के। इसमें क्या आंसर आता है? चलो मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर है सी, जब तक लोकसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता तब तक लोकसभा के स्पीकर बने रहते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो स्पीकर के बारे में दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने जैसी बात है, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगी। तो पहली मैं बात से शुरू करता हूँ। एक तो गार्जियन है, जो स्पीकर है वो क्या होता है? गार्जियन है। किसका गार्जियन है? वो गार्जियन है पावर एंड प्रिविलेज। लेकिन किसके पावर और प्रिविलेज? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके जो भी पावर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो भी पावर है, उसके प्रिविलेजेस है, उसके गार्जियन उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये स्पीकर का होता है। डन। और जो पार्लियामेंट की जो कमिटियां हैं उसको उसके भी पावर को और उसके प्रिविलेजेस को ये गार्जियन, उसका गार्जियन होता है ये स्पीकर। पहली बात। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन।
जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होता है, वैसे ये जो है स्पीकर भी प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है लोकसभा का। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात मैं अगर आपको बताऊं लोग ये स्पीकर के बारे में, तो पार्लियामेंट्री जितनी भी डिसीजन मैटर होती है, पार्लियामेंट्री जितनी भी मैटर होती है, उसमें फाइनल डिसीजन हमेशा किसका रहेगा? सुप्रीम, ये स्पीकर का रहेगा। फिर अगर उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है? सोर्स ऑफ पावर, कहाँ से वो पावर उसको मिलता है इतने सारे डिसीजन लेने के लिए? पार्लियामेंट्री, सारे पार्लियामेंट्री जो भी डिसीजन होंगे, मैटर होगी, वो उसका फाइनल डिसीजन स्पीकर का रहता है। ये सारी पावर उसके पास आती कहाँ से? पहली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डन। सेकेंड बात, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है ये लोकसभा की, कि कैसे उसको वो पूरा डिसिप्लिन रहेगा, कैसे वो काम करती है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखे हुए दोस्तों। तो ये यहाँ से पावर मिलता है स्पीकर को। तीसरी बात बताऊं तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है हमारे, तो बरसों से जो चले आ रहे हैं, हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्पीकर की, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वो बात अलग है कि कई बार वहां पे हल्ला भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बात करने का तरीका जो स्पीकर के साथ होगा, आपने भी देखा होगा लोकसभा में बहुत पोलाइटली बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, मतलब अब तक का जो पूरा सिस्टम रहा है, वो पहले से ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है, वहां से उसका ये पावर का सोर्स है। नेक्स्ट अगर स्पीकर के बारे में बात करें, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि कोई भी सीक्रेट मीटिंग अगर करनी है, सीक्रेट मीटिंग अगर करनी है, किसको? प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ हाउस को, अगर कोई भी सीक्रेट मीटिंग करनी है, तो उसका अरेंजमेंट भी, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्पीकर होगा। और उस टाइम पे ना तो कोई यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ना वो अंदर कोई प्रेजेंट होता है सीक्रेट मीटिंग में, ना तो कोई बाहर जो ये ऊपर वाला एरिया जहाँ पे बैठे होते लोग, वहां पे ना कोई प्रेजेंट होता है। ये सीक्रेट मीटिंग के लिए भी अरेंजमेंट कौन करता है? स्पीकर ही अरेंजमेंट करता है दोस्तों। अब प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है ये स्पीकर की? कि उसको डेकोरम एंड डिसिप्लिन, टू मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन लोकसभा। लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसका डेकोरम, उसकी गरिमा वो बनी रहे, वो देखने का काम स्पीकर का होता है दोस्तों। और अगर मैटर आया डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर आया, तो उसमें फाइनल डिसीजन जो है, किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन हमने बहुत देखे, किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें फाइनल जो है वो डिसीजन होता है स्पीकर का दोस्तों। और वो जैसे ही कोई इंसान ये स्पीकर बनता है, तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है, वो चेयरमैन बन जाता है। कहाँ का चेयरमैन बन जाता है दोस्तों? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री ग्रुप। और वो किसके साथ लिंक्ड होता है? ये पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट और वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट है, उसके बीच का लिंक है ये क्या? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। और उसका चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, मतलब जो भी स्पीकर बनेगा, वो इसका इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का स्पीकर जो है वो चेयरमैन बन जाएगा, जो लिंक करता है जो ग्रुप पार्लियामेंट और दुनिया के पार्लियामेंट के
बीच में जो है, इंडियन पार्लियामेंट और दुनिया के पार्लियामेंट के बीच में जो ग्रुप है। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है दोस्तों, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, पार्लियामेंट्री जितनी भी कमेटी होगी, उसके उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने का भी काम कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। अभी ये स्पीकर को हटाया कैसे जा सकता है दोस्तों? ये देखो, उसको हटाया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से उसको हटाया जा सकता है। और आगे अगर एक और बात बताऊं, उसकी जितनी भी सैलरी है स्पीकर की, या तो उसके जितने अलाउंसेस हैं, या तो उसकी पेंशन है, वो सारी की सारी कहाँ से आती है? कंसो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारी की सारी ये अमाउंट आती है, सैलरी, अलाउंस, पेंशन, वो सारी की सारी बातें। और इसके लिए पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि स्पीकर की सैलरी, अलाउंस और पेंशन के लिए कोई वोटिंग नहीं होगी। वरना क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे निकालने से पहले वोटिंग की पूरी सिस्टम होती है, तभी पैसे निकालते हो। तो स्पीकर के लिए ऐसी कोई स्पीकर की सैलरी के लिए कुछ वोटिंग के लिए जरूरी नहीं होता दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे फैक्चुअल डेटा याद आ रहा है स्पीकर के बारे में, देखिए। वो पोजीशन में 7th नंबर पे होते हैं। जैसे ये कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उससे भी उसकी पोस्ट ऊपर होती है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से पोस्ट नीचे होती है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से तो उसकी पोस्ट ऊपर मानी जाती है। और 7th रैंक अगर पावर पोजीशन देखा जाए तो स्पीकर का जो है वो 7th रैंक है दोस्तों। अब उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है कि आप ये देखिए कि वो जगह वैकेंट कब हो सकती है, ये सीट खाली कब हो सकती है स्पीकर की, या तो खुद रिजाइन कर दें। हाँ, खुद रिजाइन कर दे। दूसरी बात, वो रेजिग्नेशन देगा किसको? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। दूसरी बात, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है, अब ये क्या है कि लोकसभा का मेंबर नहीं होता, जैसे वो किसी केस में, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और उसका सेक्शन 8, अगर ऐसे में कोई क्रिमिनल एक्ट कोई केस है, उसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट, अगर उसके डिस्क्वालीफाई हो गए लोकसभा के मेंबर से, तो फिर वो स्पीकर नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीकर जब कोई इंसान बनता है तो लोकसभा का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ये सीट खाली हो सकती है। और अगर उसको रेजोल्यूशन पास करके लोकसभा ने उसको हटा दिया मान लीजिए, और वो स्पेशल मेजोरिटी होती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वो पास नहीं होती, ये उसका रेजोल्यूशन पास नहीं होता, और जगह उसको डिस्क्वालीफाई, उसको रिमूव रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर चार्जेस लगे, स्पीकर के ऊपर चार्जेस लगे, या तो उसके ऊपर रिजोल्यूशन चल रहा है, रिजोल्यूशन रखा गया है लोकसभा में, तब वो एज ए स्पीकर काम नहीं करेंगे। डन। और वो डिस्कशन में पार्ट कर ले सकते हैं, वोट वोट भी दे सकते हैं। हाँ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वोट भी दे सकते हैं, स्पीच भी दे सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ओके। नेक्स्ट क्या देखिए, द स्पीकर सैलरी इज चार्ज अंडर द विच फंड। अभी मैंने डिस्कस किया, आपको अभी बताया, स्पीकर की सैलरी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहां तक क्लियर? स्पीकर, हाँ, क्या होता है? गार्जियन होता है किसका? पावर एंड प्रिविलेज किसके? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कमिटी जितनी भी होती है,
उसकी पावर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्पीकर का काम होता है ये, कि स्पीकर उसको बताएगा। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है किसका? लोकसभा का। डन। और वो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे कौन लेगा? ये स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है। पावर कहाँ से आता है ये सारा करने का? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। फिर वो रूल्स जो है ये लोकसभा के, वहां से पावर आता है स्पीकर का। फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो अब तक की पूरी सिस्टम चली आ रही है, वहां से पावर आता है। फिर सीक्रेट मीटिंग के लिए भी स्पीकर अलाउ करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कोई सीक्रेट मीटिंग, तो वो ये स्पीकर उसके लिए अरेंज करेंगे। प्राइमरी ड्यूटी क्या है स्पीकर की? उसको डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करना। दोस्तों प्राइमरी ड्यूटी क्या है? डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करना पार्लियामेंट का। और मनी बिल से रिलेटेड कोई भी मैटर जो है, मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल है कि नहीं, वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। डन। और अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जैसे 1992 का जो डिस्क्वालीफिक ये सॉरी ये जो भी इंसान को डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, मेंबर को, उसको उसमें भी फाइनल डिसीजन किसका होता है? स्पीकर का डिसीजन होता है। फिर वो चेयरमैन होते हैं, कौन किसके चेयरमैन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी चेयरमैन बनेगा वो बन जाएगा चेयरमैन किसका? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। जो एक तरफ इंडियन पार्लियामेंट और दूसरी तरफ पूरी वर्ल्ड की पार्लियामेंट, पूरी दुनिया में जहां जहां पार्लियामेंट है, उस सब के बीच में लिंक है ये। और उसका ये स्पीकर उसका चेयरमैन बन जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देन पार्लियामेंट कमेटी के जितने भी चेयरमैन हैं, वो वो अपॉइंट कौन करते हैं? वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मुझे याद आ रहा है, अभी जो हमने डिस्कस किया कि उसकी सैलरी अलाउंसेस सारा किसमें से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसकी सारी चीजें जाती है, और उसके लिए वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कौन से नंबर का रैंक होता है स्पीकर के? याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर का रैंक होता है स्पीकर का। तो ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर से पावर ऊपर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर से पावर पोजीशन ऊपर होती है, लेकिन पीएम और डिप्टी पीएम से नीचे होती है पोजीशन। यहाँ तक क्लियर? हाँ। और कब उसको हटाया जा सकता है? या तो वो मेंबर नहीं रहते, लोकसभा के मेंबर नहीं है, अगर किसी भी वजह से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो फिर ये किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है, तो फिर वो इंसान स्पीकर आगे नहीं कंटिन्यू नहीं करेगा। पहली कंडीशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर मेंबर होना चाहिए। फिर अगर वो रिजाइन खुद कर देते, तब भी वो मेंबर, तब भी वो रिमूव किए हो सकता है, वो वेकेट सीट वेकेंट हो सकती है। और उसको रिजोल्यूशन पास करके हटाया गया अगर, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से, और ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से अगर उसको हटाया जाता है। हाँ। और जब भी वो ये रिमूवल कंसिडरेशन में होता है, उसका रिमूवल प्रोसीजर जब तक कंसिडरेशन में होता है लोकसभा की, तब तक वो स्पीकर की पोजीशन पे नहीं रहेंगे दोस्तों। और वो डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं या वोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एज ए स्पीकर वर्क नहीं करेंगे। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द पावर टू रिफर मैटर टू कमिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीकर नॉट अलाउड टू डू? रिफर टू बिल सिलेक्ट कमिटी, रिफर सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिफर अ बिल टू सिलेक्ट कमिटी, and next refuse to refer the motion to the committee if it doesn't align with the parliamentary procedure, or C, refer the bill to a joint parliamentary committee with the Rajya Sabha, dissolve the committee at its discretion। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों? कोई भी एक आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी सही लगता है। आंसर इसमें क्या होगा? रिफ्यूज टू रिफर मोशन
to committee if it does not allow the parliamentary procedure. तो ये यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीकर नॉट अलाउड टू डू, कौन सी चीजें नहीं करने देगा, अलाउ नहीं है ये, डिसोल्व द कमिटी एट दैट डिस्क्रिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीकर नॉट अलाउड टू डू, तो स्पीकर के लिए कौन सी चीज वो स्पीकर नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें कर सकता है। रिफर अ बिल टू सिलेक्ट कमिटी, रिफ्यूज रिफर मोशन टू अ कमिटी इफ डज नॉट अलाइन विद द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से नहीं है तो वो मोशन जो है कमिटी उसके लिए रिफर नहीं करता, रिफ्यूज भी कर सकता है। रिफर बिल टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी विद द राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमेटी को भी दे सकता है राज्यसभा के लिए बिल उसको कंसिडरेशन के लिए रेफर करने के लिए, लेकिन रिजोल्यूशन कमेटी एट दैट डिस्क्रिप्शन ये स्पीकर नहीं कर सकता। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? हाँ, स्पीकर दोस्तों सारा मनी बिल से रिलेटेड सारा पावर होता है। चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करने का पावर होता है, और इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का चेयरमैन एक्स ऑफिसो चेयरमैन बन जाता है, जो इंडियन पार्लियामेंट और पूरे वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट जितनी जितनी पार्लियामेंट है उसके बीच का लिंक है स्पीकर। स्पीकर जो है वो ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर है वो कौन देखता है, वो स्पीकर देखता है, उसका फाइनल डिसीजन इसमें होता है। मनी बिल में फाइनल डिसीजन किसका होता है, स्पीकर का होता है। कब सीट खाली हो सकती है, या तो खुद रिजाइन दे दे, दूसरी कंडीशन में लोकसभा का मेंबर नहीं है, और तीसरी कंडीशन में जब उसको रेजोल्यूशन पास करके हटाया जाए, और रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और पावर कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल बुक से, यहाँ से स्पीकर का पावर आता है सारा सारा। मेन काम क्या होता है, लोकसभा को डिसिप्लिन में रखना और उसके डेकोरम को मेंटेन करना। और ज्वाइंट, एक और बात दोस्तों, जैसे आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी ज्वाइंट सीटिंग होती है तब उसमें चेयर करने का काम कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। और ज्वाइंट सीटिंग में भी कोई मामला फंस जाता है तब स्पीकर के पास राइट है फाइनल टाई में अपना वोट देकर ये कोई एक डिसीजन पे पहुंचाने के लिए। ओके, पार्लियामेंट लोकसभा से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, या तो उसके जो रूल्स एंड उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, उसको फाइनली उसको डिफाइन करने वाला, डेफिनेशन देने वाला इंसान भी कौन है, स्पीकर है। और अभी के स्पीकर कौन है दोस्तों, लोकसभा के ओम बिरला है। करेक्ट? ओके, चलो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।